नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 4 दिन के दौरे पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन क्षेत्र में बदलाव के लिए उपयुक्त नीति और मजबूत रणनीति बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सक्रिय सहायता की अपील की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया तेज। राजस्थान और बिहार सहित कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप और बेंगलुरु में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। वे मशोबरा में राष्ट्रपति निवास में ठहरेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति मुर्मू कल मशोबरा में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति शिमला स्थित राजभवन में हिमाचल सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित किए जाने वाले नागरिक अभिनंदन में भी शामिल होंगी। 19 अप्रैल को राष्ट्रपति मुर्मू शिमला के राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगी। वे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। 20 अप्रैल को राष्ट्रपति मुर्मू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भी जाएंगी। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन क्षेत्र में बदलाव के लिए उपयुक्त नीति और मजबूत रणनीति बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सक्रिय सहायता की अपील की है। नई दिल्ली में कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस दौरान नीतिगत मामलों पर चर्चा हुई। इनमें सड़क यातायात से संबंधित नियमों की समीक्षा, गाड़ियों के फिटनेस की जांच के लिए केंद्रों की स्थापना, ई बसों के लिए वित्त की व्यवस्था और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया सरल बनाने से जुड़े मुद्दे शामिल थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कल बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत से प्रमुख नेताओं ने नामांकन से पहले मंदिरों में जाकर पूजा की। इसके बाद रोड शो और ढोल नगाड़े, नारेबाजी तथा पार्टियों के झंडों के साथ जुलूस भी निकाले गए। कर्नाटक कांग्रेस प्रेसिडेंट डीके शिवकुमार और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येडियुरप्पा के पुत्र बीवाई राघवेंद्र द्वारा कल नामांकन भरा गया। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी और उनके पुत्र निखिल कुमारस्वामी ने कल नामांकन भरा। एचडी रेवण्णा ने होळे नरसीपुरा से नामांकन भरा। पूर्व मुख्यमंत्री एस भंगारप्पा के 2 बेटे कुमार भंगारप्पा और मधु भंगारप्पा ने प्रतिद्वंदियों के रूप में सोरबा से नामांकन भरा। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट सीटी रवि ने चिकमंगलुरु से नामांकन भरा। अप्रैल 20 तारीख नामांकन भरने की अंतिम तारीख है। अभी तक बीजेपी ने 222 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। कांग्रेस ने 209 और जेडीएस ने 142 उम्मीदवारों के नाम घोषणा की है। जितेंद्र द्विवेदी के साथ मैं सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। G20 देशों की हैदराबाद में कल से शुरू हुई डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड के उपयोग और समाज पर इसके प्रभाव, डिजिटल समावेश, संधारणीय हरित डिजिटल बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियों और इससे जुड़े अवसरों से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार रखे। बैठक के एक भाग के रूप में दूरसंचार मंत्रालय ने 3 विषयों पर सत्र आयोजित किए। हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड और इसके प्रभाव पर विशेषज्ञों के पैनल ने दूर दराज के क्षेत्र में उच्च गति से संचार संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के बारे में चर्चा की। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा आज मणिपुर में पूर्वोत्तर योजना के अंतर्गत जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और रसद विकास योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ होगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय उत्पादों की खरीद, उनका संरक्षण और बाजार क्षमता को विकसित करके जनजातीय कारीगरों की आजीविका को बढ़ाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने सूडान में वर्तमान स्थिति के मद्देनजर भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट में कहा कि ये नियंत्रण कक्ष भारतीय नागरिकों को सूचनाएं और सहायता प्रदान करेगा। इस बीच सूडानी सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच शनिवार को शुरू हुए संघर्ष में 3 संयुक्त राष्ट्र कर्मी सहित 59 नागरिक मारे जा चुके हैं और करीब 600 घायल हो गए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस की साझेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कल नई दिल्ली में भारत रूस व्यापार संवाद में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान समय में ये साझेदारी दुनिया के प्रमुख संबंधों में सबसे स्थिर है। विदेश मंत्री ने व्यापार असंतुलन को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस ने वर्ष 2025 से पहले $30 अरब के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को पार कर लिया है। इस अवसर पर रूस के उप प्रधानमंत्री और व्यापार मंत्री डेनिस मांटुरोव ने कहा कि रूस भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी भारत में अगले 3 दिन तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, सिक्किम, ओडिशा और झारखंड में भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। पश्चिमोत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों के बड़े भाग में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जैनामणि ने इस बारे में और जानकारी दी। हीट वेव कंडीशन हमारा जो वेस्ट बंगाल, गैंगेटिक वेस्ट बंगाल है, ऑलमोस्ट लास्ट 5 to 6 डेज चल रहा है और आगे जो है इट विल कंटिन्यू टिल 21 of April। आंध्र प्रदेश में भी हीट वेव डेवलप हुआ है लास्ट 4 डेज एंड इट विल कंटिन्यू नेक्स्ट 2 डेज 18 and 19। हमारा जो एडवाइजरी है ऑरेंज कलर मेनली बंगाल के लिए नेक्स्ट 3 to 4 डेज है, इसलिए सभी को हम लोग बार बार बोलते हैं कि 11 बजे के बाद जो हीट वेव का पीरियड है घर में रहे। अगर कोई अर्जेंट वर्क है तो पानी के साथ चले, लेकिन हीट वेव कंडीशन ओनली पंजाब में है। राजस्थान में कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। चूरू और फलौदी में कल अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा। भीषण गर्मी के कारण बिहार के 23 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। शेखपुरा जिले में कल अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पटना समेत राज्य के 14 जिले लू की चपेट में हैं। शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान पटना, औरंगाबाद, नवादा और सुपौल समेत 6 जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच तेज गर्मी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने दोपहर में लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। अब सुनिए आकाशवाणी की लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है भारत में सदियों से जारी किस्सा गोई की परंपरा। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 69वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के लीक से हटकर के विचार, जिसमें उन्होंने भारत में सदियों से जारी किस्सा गोई की परंपरा को याद किया है। हजारों साल से अपने यहाँ सुनने और सुनाने की परंपरा रही है। वेदों के बारे में कहा जाता है कि लोग की यादों में हजारों साल तक वेद इसी तरह बने रहे। गांव में चौपालों की कल्पना तो किस्सा गोई के बिना नहीं की जा सकती। जब संचार के आधुनिक साधन नहीं थे तो बिस्तर पर बच्चों को नींद के झोंके में डुबाने वाली दादी नानी की कहानियों को कौन भूल सकता है। प्रधानमंत्री ने किस्सा गोई की इस परंपरा को विशेष रूप से याद किया 27 सितंबर 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में, जिसमें प्रधानमंत्री ने
किस्सा गोई की विशेषताएं बताते हुए उसे बचाए रखने पर जोर दिया है। साथियों, भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। ये धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है। इसमें कथाकालक्षेपम भी शामिल रहा है। हमारे यहाँ तरह तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं। भारत और फ्रांस के बीच बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ओरियन कल से फ्रांस के मोंट मार्सो एयरबेस में शुरू हो गया है। इस युद्धाभ्यास में जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, स्पेन, ग्रीस और अमेरिका भी भाग लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात बेंगलुरु में खेले गए एक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 रन से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 226 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 218 रन ही बना सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कल कोरोना संक्रमण के 1017 नए मामले सामने आए। महानगर में कल कोविड से 4 मौतें भी हुई। इस समय राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,976 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में दुनिया भर के विद्वान और बौद्ध अनुयायी भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं कनकलता। धन्यवाद विमलेंदु। बठिंडा में सैन्य स्टेशन हत्याकांड में एक जवान की गिरफ्तारी कुछ अखबारों की प्रमुख खबर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, 4 सैनिकों की हत्या में गनर गिरफ्तार, पुलिस का दावा निजी रंजिश में दिया गया वारदात को अंजाम। समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज से याचिकाओं की सुनवाई पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, अदालत इस मामले से दूर ही रहे। लोक सत्य ने केंद्र सरकार के हवाले से लिखा है, फैसला करना संसद का काम, समलैंगिक विवाह को वैध ठहराने की मांग सिर्फ शहरी संभ्रांत वर्ग की है। हरिभूमि का शीर्षक है, समलैंगिक जोड़ों को बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उच्चतम न्यायालय में दायर की याचिका। थोक महंगाई के 29 महीने के न्यूनतम स्तर 1.34% पर आने पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, सस्ती सब्जियों और गेहूं ने घटाई थोक महंगाई, दाल के बढ़ते दाम पर लगाम लगाने को सख्त हुई सरकार, बच्चों की थाली से गायब नहीं होगी दाल। मंत्रालय स्तर पर निगरानी, स्टॉक का ब्यौरा देना होगा अनिवार्य। राजस्थान पत्रिका की खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने बेनामी संपत्ति, भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए चल अचल संपत्ति के दस्तावेजों को आधार से जोड़ने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब। संपत्ति को आधार से जोड़ने पर वार्षिक विकास दर में 2% बढ़ोतरी का दावा। तैयारी शीर्षक से हिन्दुस्तान लिखता है, वायु प्रदूषण फैला रहे डीजल वाहनों पर कसेगा शिकंजा, देश की घनी आबादी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2027 तक डीजल वाहन बंद करने की बात। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 4 दिन के दौरे पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन क्षेत्र में उपयुक्त नीति और मजबूत रणनीति बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सक्रिय सहायता की अपील की। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया तेज। फ्रांस के मोंट मार्सो वायु सैनिक अड्डे पर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन शुरू। और राजस्थान और बिहार सहित कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।